मेरी बेटी अंधी थी। एक दिन अचानक मेरी बेटी का रिश्ता ऊंचे खानदान से आ गया तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई और बेटी भी आती। मगर कुछ ही दिन बाद मेरी बेटी हामिला हो गई। मैं इसे अचानक मुबारकबाद देने गई तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां इसका शौहर कह कहकर कई सारे मर्द इसके साथ बिस्तर पर। मेरी बेटी गूंगी थी, इसलिए कोई इससे शादी नहीं करता था। एक दिन अचानक मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अमीर खानदान से आया तो मैं बहुत खुश हुई और बेटी भी आती। मगर मैं जब भी बेटी से मिलने जाती तो मेरी बेटी मुझे ऊं आं के इशारों से कुछ समझाती तो सास का रंग फिक हो जाता और फौरन मेरी बेटी को वहां से भेज देती। एक दिन मैं बगैर बताए बेटी से मिलने मुंह छुपाए फकीरने की हुलियों में गई तो जान निकल गई। आसमारा, तुम अपना खाना जल्दी खत्म करो ताकि हम चल सकें। मैंने अपनी बेटी को इशारे से समझाया तो करीब बैठी औरतें हमारी जानिब मुतवज्जा हो गई कि क्या तुम्हारी बेटी बोल नहीं सकती? इन औरतों में से एक ने पूछा तो बाकी सब भी बगौर मेरी बेटी का जायजा लेने लगे। नहीं, यह कुव्वत समाज से महरूम है। मैंने धीरे से जवाब दिया, कितनी खूबसूरत बच्ची है, मगर अफसोस है कि सुनने और बोलने के काबिल नहीं। माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी, इसकी शादी में भी कितना मसला आएगा। वहां बैठी औरतें अफसोस से मुख्तलिफ जुमले अदा करने लगी तो मैंने ठंडी सांस भरी। ये पहली बार नहीं था कि किसी ने आसमारा की कमजोरी को देखकर इस तरह के जुमले कहे हो। हर बार कोई ना कोई इसके गूंगे होने पर अफसोस का इजहार करके मेरा दिल जख्मी करके रख देता। औरतें आसमारा पर नजरें जमाए हाथ नचा नचा कर एक दूसरे से बातें करने लगी तो मैंने आसमारा की तरफ दोबारा इशारा किया कि वो जल्दी अपना खाना खत्म करे। मेरा दिल बोझल हो गया था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आसमारा को लेकर ज्यादा देर यहाँ बैठूं। आसमारा भी हमेशा की तरह इन औरतों के रवैये को और मेरी बात को समझ गई। आसमारा चम्मच उठाकर अपनी प्लेट पर झुक गई और जल्दी जल्दी खाने लगी। वो भले बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम थी, लेकिन इसकी जहानत और समझदारी किसी भी आम बच्चे से कम नहीं थी। बल्कि मुझे तो वो बोलने वाले बच्चों से ज्यादा होशियार लगती। मगर लोगों की तरस और अफसोस भरी निगाहें इसकी तरफ उठती तो मुझे बिल्कुल अच्छा न लगता। मैं नहीं चाहती थी कि औरतें आसमारा के सामने इसकी इस कमी पर अफसोस करें, पर मेरे बस में कुछ न था। आसमारा ने खाना खत्म किया तो वो फौरन उठ खड़ी हुई। मैं भी दोबारा इधर का रुख न करने का तय करते हुए आसमारा का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। मेरा नाम शाजिया है। मेरी दो बेटियां थी। बड़ी और छोटी उम्रों में महज 2 साल का फर्क है। मेरी सास और ननन का रवैया मेरे साथ अच्छा न था। चूंकि मेरी बच्चियां ऊपर तले की थी, इसलिए मुझे सर खुजाने की भी फुर्सत न मिलती। मेरी सास और ननन को मेरा 2 पल बैठना भी हजम न होता। इनका ख्याल था कि मैं हर वक्त घर के कामों में मसरूफ रहूं और अपनी बेटियों पर ध्यान न दूं। वो चाहती थी कि मैं इनके हुक्म की फौरन तामील कर लूं, जैसे मैं इनकी बेदम गुलाम हूं। मेरी जिंदगी का ये मरहला बहुत मुश्किल था। मैं अपने वालिदैन के घर सबसे छोटी थी, इसलिए ज्यादा काम मेरी बहनें संभाल लेती और मुझ पर ज्यादा जिम्मेदारी ना डाली जाती थी। अभी मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मिल कर रही थी कि मेरा रिश्ता आया। अच्छा रिश्ता देखकर मेरे वालिदैन ने फौरन हाँ कर दी और यूं मेरी शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने मुझे पहली बेटी से नवाजा और 2 साल बाद मैं दोबारा उम्मीद से हो गई। इन हालात में घर का काम संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरी सास और ननन को सिर्फ एतराज करने का मौका चाहिए था। मेरी ननन तलाक याफ्ता थी और अपने बेटे के साथ अपनी माँ के घर रह रही थी। चूंकि अब वो इसी घर का हिस्सा थी, इसलिए इन पर भी घर के कामों की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो अपने आप को काम करने की हद तक मेहमान समझती, वरना घर में इनका ही सिक्का चलता था। मेरे शौहर इनकी हर बात मानते। इनका कहना था कि वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनकी बहन ये महसूस ना करे कि वो तलाक के बाद घर आ गई है और इनको कमतर समझा जा रहा है। मेरी बहन मेरे पर कोई बोझ नहीं। वो बात बात पर जज्बाती होकर मुझे बातें सुनाना शुरू कर देती। मैंने कौन सा इनको कभी बोझ समझा था, मगर मेरी सास ने मेरे शौहर की इस कदर ब्रेन वॉशिंग कर रखी थी कि वो मेरी हर बात को यही समझते जैसे मैं इनको इनकी बहन के खिलाफ भड़का रही हूँ। मेरे ससुर हयात थे और सास और तलाक याफ्ता बहन की तमाम जिम्मेदारी मेरे शौहर पर थी, क्योंकि वो इकलौते बेटे थे। वो मुझे और बच्चियों को ऐसे नजरअंदाज करते जैसे मैं इनके साथ भाग कर आई हूँ।
और अपनी बच्चियों को भी जहेज में लाई हूँ। मैंने कभी अपनी ननद के घर में रहने पर एतराज नहीं किया था। एतराज करने की ना मेरी हैसियत थी और ना हिम्मत, मगर मेरी ननद को यह हक हरगिज नहीं था कि वो मुझे इस कदर सताए कि मेरा जीना मुश्किल हो जाए। मैं अपनी बेटियों की मोहब्बत और इनके मुस्तकबिल के ख्याल से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मेरी बड़ी बेटी सेहतमंद थी, मगर मेरी छोटी बेटी पैदाइशी तौर पर कुव्वत समाज से महरूम थी। मैं घर के कामों और अपनी सास ननद की साजिशों में इस कदर उलझी रहती थी कि इस पर तवज्जो देने का वक्त ही नहीं मिलता था। वो 2 साल की हुई तो भी बोलने के काबिल ना थी। वो अपनी बड़ी बहन के साथ खेलती रहती, इसके तमाम इशारे और बातें समझ लेती थी और वही करती थी जो इसे कहा जाता, लेकिन अपनी जबान से एक लफ्ज ना बोलती। शुरू में मुझे लगा कि शायद वो देर से बोलने वाले बच्चों में से है, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि वो सुनती भी नहीं है, वो सिर्फ इशारों को समझती थी। मैंने कई बार अपने शौहर से कहा कि इसे किसी डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन मेरी सास और ननद ने इस बात की इजाजत नहीं दी। इनका कहना था कुछ बच्चे कमजोर ज़हन के होते हैं, इन्हें वक्त लगता है, ये भी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के इतने खर्चे और भारी फीसों की जरूरत नहीं। अगर डॉक्टर ने ऐसे गूंगा और बहरा इकरार दे दिया तो क्या करोगी? सर पकड़कर रो दोगी क्या? गूंगे बहरे का इलाज मुमकिन नहीं। मैं इनकी बातें सुनती तो हैरान से इनका मुंह तपती। मेरी सास इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती थी? ये बात वो अपनी पोती के बारे में कह रही थी। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती कि मेरी बेटी वाकई कुव्वत समाज से महरूम है। मेरे शौहर और रिवायती किस्म के मर्द थे जिन्हें अपनी माँ और बहन को खुश रखने की फिक्र ज्यादा थी, लेकिन इस बात का ख्याल न था कि वो अपनी बीवी और बेटियों के दिल तोड़ रहे थे। वो इस बात को समझने से कासिर थे कि वो कितनी बड़ी नाइंसाफी कर रहे थे। मैं अपनी बेटियों के लिए एक मजबूत ढाल बनकर जी रही थी, खुद पर होने वाले जुल्म सह लेती थी, मगर जब बात मेरी बेटियों की होती तो मैं ये कदम भी पीछे नहीं हटती थी। वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं मेरा सहारा थी। मेरा मकसद था कि मैं इन्हें हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ दूं। मेरी सास और ननद ने कभी मेरी बेटियों से मोहब्बत ना की। मेरी सास की तमाम तवज्जो हमेशा अपने नवासे पर रहती, जैसे वो किसी सल्तनत का शहजादा हो, लेकिन जब मेरी बेटियां इनके पास जाती तो वो इन्हें झड़क कर भगा देती। मेरे मायके की हालत भी ऐसे ना थी कि मैं वहां वापस जा सकती। मेरी माँ बीमार रहती थी और मेरे वालिद का इंतकाल इस वक्त हो गया था जब मैं बहुत छोटी थी। यतीमी की जिंदगी गुजारते हुए मेरी बड़ी बहन ने मेरा सहारा नहीं। मेरी बड़ी बहन ने, जो एक सरकारी उस्तानी थी, अपनी जिंदगी हमारी खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। उन्होंने खुद शादी ना की और हम सब बहनों को रुखसत किया। वही आज भी हमारी बीमार माँ की देखभाल कर रही थी। अगर मैं अपनी बेटियों को लेकर इनके दरवाजे पर वापस चली जाती तो इन पर मजीद बोझ पड़ जाता। उन्होंने पहले ही हमें यतीमी से निकालकर जिंदगी दी थी और अब मेरी बच्चियों का बोझ इन पर डालना ठीक न था। यही सोचकर मैं अपने सास की तलख बातों और इनके जुल्म को बर्दाश्त कर रही थी। ये जुल्म सिर्फ बातों तक महदूद न था। मेरी सास खाने पीने के मामले में भी इंतहाई कंजूस थी। वो मेरे शौहर से चीजें मंगवा लेती, मगर मुझसे और मेरी बच्चियों से छुपा कर रखती। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि जैसे तैसे गुजर बसर हो रही थी। अगर मेरे पास कुछ न होता तो मैं अपनी बेटियों को सूखी रोटी खिला देती तो वो खुशी से खा लेती। मेरी छोटी बेटी, जो खुबत समाज से महरूम थी, कुछ और बड़ी हुई तो इस बात की तस्दीक हो गई कि वो वाकई गूंगी बहरी थी। मेरी छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन से ज्यादा चिष्ट और तवन्ना थी। देखने में वो बेहद खूबसूरत थी। मुझ पर कहीं भी अपने वालिद पर और ना ही अपनी बहन जैसी थी। इसका रंग सुर्ख सफेद था और सेहत भी बेहतरीन थी, मगर अफसोस कि वो ना सुन सकती थी और ना बोल सकती थी। यह हकीकत मेरे लिए यह क़यामत से कम ना थी। मैं अपनी बेटी का इलाज के लिए कुछ न कर सकी थी। हर बार हालात ऐसे बने कि मैं डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत न कर पाई। मेरा जहन हर वक्त परेशान रहता कि शायद इसका इलाज मुमकिन हो, शायद वो बोलने लगे, मगर कुछ समझ न आता था। मैं अपनी बच्चियों को बहाने से अपनी माँ के घर ले गई और अपनी बड़ी बहन के साथ डॉक्टर के पास गई, मगर डॉक्टर ने मेरी उम्मीदों को खाक में मिला दिया। इसने बताया कि चूंकि मेरी बेटी पैदाइशी तौर पर गूंगी और बहरी है, इसलिए इसका इलाज मुमकिन नहीं। मैंने डॉक्टर से बार बार पूछा कि शायद कोई इलाज या सहूलत हो
जो मेरी बेटी की हालत बेहतर कर सके, मगर डॉक्टर ने वाजा कर दिया कि इसके लिए किसी किस्म का इलाज मौजूद नहीं। यह सुनकर मेरी उम्मीदें दम तोड़ गई। मैं जानती थी कि जदीद साथी आलात का खर्च मेरी हैसियत से बाहर है, मगर मैं जैसे तैसे करके अपनी सी कोशिश तो करती, मगर डॉक्टर ने किसी किस्म का कोई आला तजवीज ना किया था। मेरी सास ननद मेरी बेटी का मजाक उड़ाती, वो इसे गूंगी कहकर पुकारती तो मेरे दिल पर छुरियां चल जाती। ननद का बेटा भी इनकी ही तखलीक करता, वो मेरी बेटी पर हंसते तो मेरा दिल जख्मी हो जाता। मैंने अपने शौहर से दबे लफ्जों में बात की कि वो अपनी माँ और बहन को समझाए। गूंगी नहीं कहेंगी तो क्या बोलने वाली कहेंगी? तुमने गूंगी औलाद पैदा की है तो ये सब बर्दाश्त करना होगा। लोग तो यही कहेंगे मुझे लोगों की परवाह न थी। मैं लोगों का मुंह भी नोच सकती थी, मगर यहाँ तो बात सगी दादी और फूफू की थी। मैं अपने शौहर की बेहसी पर हैरान थी। अपनी बेटियों के साथ होने वाले सुलूक ने मेरा दिल तोड़ दिया था। मैं किसी को इजाजत क्यों देती कि वो मेरी बेटियों के साथ ज्यादती करें? मेरा दिल कई बार चाहता कि मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊं, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं बेहद मजबूर थी। शौहर से दिल खट्टा हो चुका था, वरना मेरे लिए ढाल बन सके और ना अपनी बेटियों के लिए। अगर वो मुझे जुल्म सहने से नहीं बचा सकते थे तो फिर किस बात की शौहर थे? मेरी जात की अना या खुददारी मुझे उकसाती कि मैं इन सब से छुटकारा हासिल कर लूं, मगर जब अपनी बेटियों की मासूम शक्लें देखती तो ये ख्याल दिल में जम जाता कि इनका क्या होगा। मैं इनके बाप से इन्हें महरूम नहीं कर सकती थी। वो अपने बाप की जेर साया परवरिश पारी थी। वो बाप से प्यार करती और दिन भर इनका इंतजार करती, न थकती। जब वो दफ्तर से वापस आते तो दोनों बेटियां दौड़कर इनसे लिपट जाती। मैं कैसे इन बच्चियों को इनके बाप से जुदा कर सकती थी? मेरी सास और ननद ने मेरे दिल को कई तरह से जख्मी किया था। इनकी तलख रवैया और तनस मेरे दिल पर ऐसे निशान छोड़ गई जो कभी मिट नहीं सकते थे। बर्दाश्त ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार था। मुझे अपने बच्चों की खातिर यहाँ रहना था, इनके लिए ढाल बनना था, क्योंकि अगर मैं भी हार जाती तो इन बच्चों का कोई सहारा ना होता। मेरी बड़ी बेटी समीरा की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। मामूली सा बुखार था, लेकिन इसकी हालत बेहतर होने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। मैंने घर में दवाइयाँ और मुख्तलिफ टोटके आजमाए, मगर कोई फायदा न हुआ। बुखार कभी कम हो जाता तो कभी दोबारा शिद्दत इख्तियार कर लेता। मैंने अपने शौहर से कई बार कहा कि समीरा को डॉक्टर के पास ले चले। वो तैयार तो थे, मगर मेरी सास हमेशा मना कर देती। तुम तो हर बात पर बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर भागती हो। वो ऐसी दवाइयां देते हैं कि बच्चे इनके आदी हो जाते हैं। ये बुखार देसी टोटकों से ही ठीक हो जाएगा। सास की बात मानकर मैंने भी मुख्तलिफ टोटके, कभी लहसुन का पानी पिलाया, कभी नीम के पत्तों की भाप दी, मगर असमारा की हालत ना संभली। इसका बुखार बढ़ता जा रहा था और वो कमजोरी की वजह से दिन ब दिन मजीद निढाल होती जा रही थी। एक दिन समीरा की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई। वो बेहद कमजोर और बेजान सी लग रही थी। मेरा दिल बैठ गया। मैंने फैसला किया कि अब मैं मजीद नहीं रुकूंगी। मैं समीरा को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, चाहे कोई साथ दे या ना दे। मैंने अपने शौहर को कहा तो उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। तुम्हारे पास पैसे हैं तो ले जाओ। मैं चुप की चुप रह गई। मेरे पास तो 1 रुपया तक ना था। अम्मी से पूछ लूं तो ले चलता हूँ, वरना तुम्हें पता है वो नहीं मानेगी। आप इसकी हालत देख रहे हैं, आपको अभी भी अम्मी की इजाजत की जरूरत है। मैं गुस्से से बोली थी। मामला अब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। बच्चे की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी थी। मेरा लहजा सुनकर वो हैरान थे। ऐसा भी क्या हो गया? बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा। तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। अभी इसे देखो, गंदगी में है। बुखार भी कम होगा है, बुखार भी कम हो गया है, कमजोरी है। बस इसके लिए यखनी बना लो, सब ठीक हो जाएगा। इनकी बातों ने मुझे थोड़ा मुतमईन कर दिया। मैं फौरन यखनी बनाने चल पड़ी। यखनी तैयार करके मैंने समीरा के मुंह में चंद बीज डाले। इसने बामुश्किल कुछ पिया, लेकिन जैसे ही वो यखनी खत्म करने लगी, अचानक इसकी हालत बिगड़ गई। समीरा की आंखें ऊपर चढ़ गई और इसका जिस्म बेजान हो गया। मेरे हाथ पांव जैसे फूल गए थे। मैंने फौरन अपने शौहर को आवाज दी। वो अपनी वालिदा के पहलू से जुड़े बैठे थे। देख लें, इसकी हालत अभी भी, आपको माँ की इजाजत दरकार है, मैंने बीच कर कहा। बेटी की हालत देखकर वो भी परेशान हो गई। मेरे शौहर फौरन कोई सवारी लेने बाहर भागे। मैं अपनी बेटी को संभालने की कोशिश में लगी थी। मेरा दिल बेहद परेशान था। तभी मेरी ननद कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मर गई क्या तुम्हारी बेटी? वो तनस से बोली। तो मेरा दिल लरस गया। अपनी बकवास बंद करो, खुदा ना करे मेरी बेटी को कुछ ना हो।
तो तुम में तो दिल नाम की चीज ही नहीं है। मैंने भी इसे बराबर जवाब दिया तो इसका मुंह चढ़ गया। तुम्हें तो मैं तलाक दिलवाकर इस घर से निकलवाऊंगी। वो धमकी देने वाले अंदाज में बोली तो मैं साकित रह गई। मुझे समझना आता था कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। वो ना जाने क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती। मुझे मालूम था वो मुझे बसने ना देगी और अब तो शायद मैंने खुद यह हकीकत कबूल कर ली थी। तभी मेरे दिल से डर निकल गया था। मेरी बेटी की हालत ऐसी थी कि मेरे अपने हाथ पांव फूले हुए थे और ऊपर से मेरी नींद मेरी मदद करने के बजाय मेरा अव्वल मजीद घायल कर रही थी। मैंने फिलहाल इसे नजरअंदाज करना ही मुनासिब समझा। मेरे शौहर फौरन ही सवारी ले आए तो हम अपनी बेटी को इमरजेंसी में ले गए। डॉक्टर 11 ने मेरी बेटी को देखते ही एडमिट कर लिया और मुख्तलिफ टेस्ट शुरू कर दिए। मेरी बेटी को क्या बीमारी थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मैं हाथ जोड़कर अपने रब से दुआ करती कि मेरी बेटी को सेहत मिल जाए। आपको बच्ची को पहले हॉस्पिटल ले आना चाहिए था। इतने दिनों तक आपने इसे घर में रखा। डॉक्टर के अल्फाज सुनकर मैंने अपने शौहर की जानिब देखा था, मगर इनके चेहरे पर कोई निदामत न थी। मेरी बेटी को गर्दन तोड़ बुखार थी। वो 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। वो वापस ना आ सकी। मैं अपनी बेटी की मैयत लेकर घर वापस आई। रो रो के मेरा बुरा हाल था। सारा कसूर मेरा ही था। मैंने ही इसकी सेहत की जानिब से लापरवाही बरती। मुझे अपनी बेटी के साथ इसे डॉक्टर के पास जरूर ले जाना चाहिए था। मेरे दिल में बेशुमार पछतावे थे। मैं अपनी बच्ची को खो चुकी थी और मेरी जिंदगी में अब एक ही बेटी बची थी जो बोलने और सुनने के काबिल ना थी। मेरी सास आराम से चारपाई पर चढ़ी पान चबा रही थी। मेरी बेटी की मौत पर एक भी आंसुओं की आंखों से ना निकला था। अपनी बड़ी बेटी समीरा की मौत के बाद से मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मैं खुद को भी इसकी मौत का जिम्मेदार समझती। शायद अगर मैं अपने शौहर पर वो दबाव डालती जो डालना चाहिए था तो हालत मुख्तलिफ होती, लेकिन मेरा शौहर हमेशा से बेहिस इंसान था और इस घर में तो जैसे सभी बेहिस थे। समीरा मेरी पहली औलाद थी, मेरी गोद में पलने वाली पहली बच्ची जो अब मुझसे छीन चुकी थी। मैं खुद को इसकी तकलीफ और मौत का जिम्मेदार ठहराती। ना जाने इसने कितनी अजियत सही होगी, कितनी तकलीफ उठाई होगी, लेकिन मैं इसे बचाने के लिए कुछ ना कर सकी। जब वो आखिरी दिनों में बहुत कमजोर हो गई थी तो मैं इसकी बेबसी देखकर अंदर से टूट चुकी थी। इसका चेहरा, इसकी बातें, इसकी मासूम हंसी, सब कुछ मेरे दिलो दिमाग में घूमता रहता है। और एक मेरा शौहर है जिसे मैं पहले ही दिल से दूर कर चुकी थी। अब मेरे लिए एक अजनबी से भी बदतर हो गया था। वो जानते थे कि मैं इनको समीरा की मौत का जिम्मेदार समझती हूँ, इसलिए वो भी मुझसे फासले पर रहने लगे। लेकिन ये फासले मेरे लिए काफी नहीं था। मैं इनसे बात तक करना नहीं चाहती थी। इनका रवैया और इनकी गफलत मेरे दिल में नफरत भर चुकी थी। ओ बीबी, अब बाबा जी खाना संभालो। कब तक अपनी बेटी का शौक मनाती रहोगी? मेरी सास ने मेरी बेटी की वफात के चौथे दिन ही कह दिया। मैं सुनकर साकित रह गई। इनसे ऐसी बेहसी की ही उम्मीद थी। मेरी बेटी अभी मन्नो मिट्टी तले सोई थी और इनको खाने पीने की फिक्र थी। इन दोनों माँ बेटी को वक्त पर खाने की आदत थी, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में ये सवाल था कि मैं इनके लिए खाना क्यों बना कर दूं। उन्होंने तो मेरी बेटी को हॉस्पिटल तक नहीं जाने दिया। मैं आपके लिए कोई काम नहीं करूंगी, आप दोनों अपना काम खुद करें। आइंदा मुझसे कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं। मैंने साफ साफ कहा तो मेरी सास को पतंगे लग गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरी बेटी तड़प तड़प कर मौत के घाट उतर गई और वो भी आपकी वजह से। आपने इसे हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, अपने बेटे को रोक कर रखा। अगर आपकी बेटी भी ऐसे ही तड़प कर मरे तो आप पर क्या गुजरेगी? मैं फट पड़ी थी। आखिर जुल्म सितम की कोई तो हद होती है। तुम्हारा दिमाग बीच में खराब हो गया है। तुम्हारी बेटी की मौत किस्मत में लिखी थी। वो अपनी उम्र पूरी करके चली गई, इसमें हमारा क्या कसूर? अब तुम बदवाई देने पर उतर आई हो। मेरी सास भी गुस्से से चीख रही थी। मैं तुम पर इतना बड़ा बोझ बन गई हूँ जो मुझे तुम यूं बदवाएं दे रही हो। मेरी ननन फौरन इस्टवे बहाने लग गई तो मैं कुछ हैरान हुई कि वो खुद को किस तरह मजलूम जाहिर कर रही थी, जबकि हकीकत कुछ और थी। वो तो खुद दूसरों को खून के आंसू रुलाने वाली थी। मुझे अपने पीछे से शौहर के कदमों की आहट सुनाई दी तो मुझे ननन का ड्रामा अच्छी तरह समझ आ गया। क्या हो गया है? मेरे शौहर ने अपनी बहन को रोते देखकर फौरन पूछा था। तुम्हारी बीवी मुझे झोली भर भर कर बदवाएं दे रही है कि मेरा जनाजा भी इसी तरह